15 पर आज इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अपन फिजिकल पॉलिसी जो पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, पुनः राजकोषीय नीति के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैं एहसन टेलर, सत्यनारायण टेलर आपको इस वीडियो के बारे में आज पूर्णतः चर्चा करके बताएंगे राजकोषीय नीति के बारे में। आइए अपन इसके बारे में आज चर्चा करें। राजकोषीय नीति जो फिजिकल पॉलिसी सरकार की होती है, वो राजकोषीय नीति अथवा प्रशुल्क नीति हमारा आज से सरकार की आय व्यय की पॉलिसी और ऋण से संबंधित क्रियाओं से होता है। राजकोषीय नीति के अंदर बजट की समस्त क्रियाएं आती है, जो राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा धन एकत्रित करना, उसका व्यय करना, ऋण प्राप्त करना और ऋणों का भुगतान करना और वित्तीय प्रबंधन इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत राजकोषीय नीति का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ द राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी के बारे में। प्राचीन काल में जब भी राज्य के केवल कुछ गिने चुने ही कार्य होते थे, जैसे राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना, आंतरिक अशांति, न्याय की स्थापना करना, एवं उस समय राजकोषीय नीति का बहुत महत्व नहीं था, क्योंकि जैसे तैसे कार्य हो जाता था और राजकार्य के उत्तरदायित्व में वृद्धि हो जाती थी तो उसको निपटारा कर लेते थे। लेकिन ज्यों ज्यों प्रशासन महत्वता बढ़ी त्यों राजकोषीय नीति का महत्व भी बढ़ता गया। अर्धविकसित देशों में अनेक आर्थिक समस्याएं आती है और विकराल रूप लिए हुए आती है जो प्रकट की जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, बढ़ते हुए मूल्यों की समस्या जो प्राइस इंक्रीज हो जाती है, मुद्रास्फीति की समस्या, जनसंख्या एवं कृषि की अधिकतर निर्भरता होती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकारें समय समय पर राजकोषीय नीति का सहारा लेती है, फिजिकल पॉलिसी का सहारा लेकर मार्केट में उसका निवारण करती है। भारत तथा अन्य अर्धविकसित देश जितने भी थे उनमें राजकोषीय नीति की कुछ सीमाएं थी और अर्धविकसित देशों में एक समन्वय और उचित प्रणाली के माध्यम से आवश्यक परिस्थितियों का अभाव पाया जाता था, इसलिए इसको लाया गया था। और देशों में प्रत्येक स्थान पर मुद्रा का प्रचलन नहीं था उस समय, तो राजकोषीय नीति का बहुत प्रभावशाली भी नहीं हो पाती थी। लेकिन समय समय पर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाए और राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य हो, नेशनल इनकम से हमारा तात्पर्य यही होता है सबसे पहले कि अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष हमारे दौरान जितनी भी क्रियाएं अंतिम तौर पर की जाती है उत्पादित वस्तुओं द्वारा सेवाओं के शुद्ध मूल्य से योग से बनती है, जो पूरी भारत सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं से उसका योग किया जाता है। इन विदेशों से अर्जित आय भी शुद्ध आय में शामिल कर ली जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है, लेकिन अब उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान निवास में इकाइयाँ और घरेलू सीमाओं के भीतर उत्पादित अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों का योग के बराबर बाजार कीमत के बराबर होता है, वो सकल घरेलू उत्पादों के बराबर कहलाती है। सकल घरेलू उत्पाद जो है वो से विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को भी शामिल कर लिया जाता है, किंतु विदेशों से भारतीय द्वारा भेजी गई आय को भी शामिल नहीं किया गया था। इस दौरान में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी, बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी वर्ष के दौरान किसी भी निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा घरेलू सीमाओं के भीतर तथा बाहर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। इस नेशनल प्रोडक्ट में सकल घरेलू उत्पाद में उत्पाद की कुछ परोक्ष कर जुटाए जाते हैं, जो सब्सिडी घटिया कर उसमें दिया जाता है। स्थिर पूंजी जो है फिक्स कैपिटल का उपयोग किया जाता है सम्मिलित करना, और सकल घरेलू उत्पाद में और सकल राष्ट्रीय आय उत्पाद मूलतः समान अवधारणा पाई गई है। शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपीए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से स्थिर पूंजी के उपयोग और यूटिलाइजेशन ह्रास को घटाने पर जो मूल्य प्राप्त होता है वो हमारा जीडीपी कहलाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस ह्रास को लेस कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एनडीपी प्राप्त हो जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होती है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद जिसको जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी बराबर जीडीपी माइनस
परोक्ष कर प्लस अनुदान, ये हमारा जीडीपी निकालने का फॉर्मूला है। जो इस प्रकार से इसमें अन्य वस्तुओं को भी मूल्य में से ह्रास की राशि को घटा दिया जाता है तो हमारी जीडीपी प्राप्त हो जाती है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर किसी भी उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर अंकित मूल्य में से केवल निवेश परोक्ष कर को घटा दिया जाए और निवेश परोक्ष कर तथा सब्सिडी का अंतर ये उसका माइनस पाया जाता है। इस तरह से साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में से निवल परोक्ष करों को घटा दिया जाता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस बाजार की कीमत माइनस निवल परोक्ष कर को घटा दिया जाए तो हमारी साधन लागत सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाती है। जीडीपी बराबर जो प्राइस है वो जीडीपी माइनस एमपी उत्पादन कर को और अनुदान को लेस कर दिया जाए तो हमारी जीडीपी प्राप्त हो जाती है। यदि एक्स देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय होती है, एम विदेशियों द्वारा विदेश में अर्जित आय माइनस जीएनपी नेशनल प्रोडक्ट को घटा दिया जाए माइनस जीडीपी को घटा दिया जाए प्लस उसमें एक्स को जोड़ दिया जाए जिससे एक्स का देशवासियों द्वारा विदेशी आयोजित को जोड़ना माइनस एम मार्केट प्राइस को उसको बंद कर दिया जाए तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत x माइनस एम बराबर 0 अर्थात जीएनपी माइनस जीडीपी इक्वल होती है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।